विशालकाय बेसिलिस्क यशपाल पर अपनी घातक इच्छाएं बरसा रहा था, मानो उसे मृत्यु युद्ध के लिए खुली चुनौती दे रहा हो। यशपाल एक पौराणिक प्राणी के सामने खड़ा था और अंततः उसे लड़ने के लिए एक योग्य प्रतिद्वंदी मिल गया था। देखो, इसी वजह से मुझे नहीं पता कि तुम्हारी परछाई के भीतर तुम्हारा साथी बनकर कौन सा प्राणी छिपा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझसे बराबरी का मुकाबला कर सकता है। अगर तुम उस प्राणी का उपयोग शशांक के विरुद्ध लड़ाई में करो तो वो भी तुम्हें मार नहीं पाएगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही तुम्हें इस काम के लिए चुनने का निर्णय लिया था। मेरा तुम्हें जान से मारने का या काम पूरा होने के बाद तुम्हें छोड़ देने का कोई इरादा नहीं है। दुश्मन क्यों बनाए जाएं जब मित्र बनाए जा सकते हैं? यशपाल ने कठोर और भयावह स्वर में कहा। उस क्षण आदित्य ने अपने पिछले जीवन के अनुभवों को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसके सामने बैठे ये दोनों व्यक्ति न तो संत थे और न ही कानून और न्याय के प्रति पूरी तरह ईमानदार, जैसा कि दिन भर उनके व्यवहार से प्रतीत होता रहा था। यही उन दोनों वृद्ध पुरुषों के असली चेहरे थे। एल्फ जादूगर ऐसा प्रतीत हो रहा था जो अपनी शक्ति और अधिकार को बनाए रखने के लिए किसी को भी मार डालने से पीछे नहीं हटेगा, और अकरम ऐसा लग रहा था मानो वो पहले ही रक्त की नदी में स्नान कर चुका हो और हत्याओं के प्रति संवेदनाहीन हो गया था। अगर ये उसके पिछले जन्म का भोला भाला मानव होता तो वो ये मान लेता कि इन लोगों का उद्देश्य सही है और बिना सोचे समझे उनकी सहायता के लिए तैयार हो जाता। ठीक वैसे ही जैसे किशोर पाठकों के लिए बनी किसी साधारण कथा का मूर्ख नायक करता है, जहां हर वृद्ध व्यक्ति स्वाभाविक रूप से भरोसेमंद और दयालु दिखाया जाता है। यही कारण था कि उन्होंने आदित्य को हत्या के आरोप से मुक्त करवाने में सहायता की थी। वे बस इतना चाहते थे कि आदित्य उनका ऋणी बन जाए और उनकी योजना का हिस्सा बन जाए। ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, आदित्य ने कहा, मानो उसके भीतर का व्यापारी लंबी नींद से जाग उठा हो। इस काम के लिए आप मुझे जितने भी संसाधन दे सकते हैं, मैं सब चाहता हूं। आपके लोग मुझे लक्ष्यों के बारे में पूरी जानकारी देंगे और मैं अपने तरीके से काम पूरा करूंगा। जहां तक पारिश्रमिक की बात है, मुझे बड़ी मात्रा में उच्च श्रेणी के राक्षस कोर, बहुत सारा धन और उन दुर्लभ राक्षसों के शवों में से एक हिस्सा चाहिए जिन्हें साहसी लोग शिकार करके संगठन को सौंपते हैं। अगर 5 शव होंगे तो मुझे 1 चाहिए। आदित्य ने स्पष्ट रूप से अपनी शर्तें रखीं। ठीक है, हम इसका प्रबंध कर लेंगे, लेकिन यह समझ लो कि हमारा समझौता पूरी तरह तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। यदि तुम अपने कार्य में असफल हुए तो यह सौदा तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। यशपाल ने संदेह भरी दृष्टि से कहा। आदित्य ने तुरंत उत्तर दिया, और एक बात है। अब क्या हम पहले ही तुम्हें पर्याप्त नहीं दे रहे? अकरम ने झुंझलाते हुए पूछा। उसकी तीखी आवाज सुनकर आदित्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे हर क्षेत्र में आपके सबसे शक्तिशाली योद्धा चाहिए, चाहे वो तलवारबाज हो, जादूगर हो या हत्यारा हो, जो मुझे प्रशिक्षण दे सके। क्या तुम ऐसा क्यों चाहते हो? क्या तुम पहले से ही तलवारबाज नहीं हो? अकरम ने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल, लेकिन मुझे अपने हर लक्ष्य को पूरी तरह समझना होगा। शशांक के लोग और वे सरकारी अधिकारी जिनका आपने उल्लेख किया है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं होंगे। योजना बनाने से पहले मुझे उनकी कमजोरियों को जानना होगा, अन्यथा न केवल मेरा काम असफल होगा बल्कि मेरी जान भी चली जाएगी। और तब आपके पास जो समय बचेगा उसमें आप किसी और हत्यारे की तलाश कर सकते हैं। आदित्य ने व्यंग्यपूर्ण लेकिन शांत स्वर में कहा। तुम्हारी बात में तर्क है, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। संभावित लक्ष्यों का अध्ययन करने के लिए मैं तुम्हें केवल 1 सप्ताह का समय दे सकता हूं, और प्रशिक्षण भी पूरी तरह गुप्त रूप से कराया जाएगा। वरना यह प्रश्न उठेगा कि एक नौसिखिए साहसी को इतना समर्थन क्यों दिया जा रहा है? यशपाल ने गंभीरता से कहा। अब यशपाल को पूरा विश्वास हो गया था कि वो किसी साधारण युवक से बात नहीं कर रहा। आदित्य का प्रशिक्षण और अध्ययन पर जोर देना इस बात का प्रमाण था कि वो योजनाबद्ध हत्या करना जानता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने शशांक के भाई और उसके साथियों को मारने के बाद कोई भी सुराग नहीं छोड़ा था। 1 सप्ताह पर्याप्त है।
लेकिन उससे पहले मुझे कुछ जानकारी चाहिए। मुझे यह भी जानना होगा कि इन लक्ष्यों से संबंधित खुफिया सूचनाएं और योजनाएं मुझे कौन उपलब्ध कराएगा। आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा। अगले 1 घंटे में शशांक के आदमियों और सरकार में उसके संपर्कों को बिना किसी संदेह के समाप्त करने की एक विस्तृत और सुनियोजित योजना तैयार की गई। यहां 10,000 स्वर्ण ड्रामस और 220 श्रेणी के राक्षस कोर हैं। ये अग्रिम भुगतान के लिए पर्याप्त होगा। इनमें से कुछ कोर बहुत उच्च गुणवत्ता के हैं। मुझे नहीं पता कि तुम्हें धन के अतिरिक्त इनकी आवश्यकता क्यों है, लेकिन ये कुल भुगतान का केवल 20% है। शेष राशि तुम्हें 1 सप्ताह बाद काम शुरू करते ही मिल जाएगी। तुम जितना मारोगे भुगतान उसी अनुपात में किया जाएगा, यशपाल ने कहा। यह कहते ही उसके सामने से सोने के सिक्कों से भरी एक भारी थैली और राक्षस कोर से भरी दूसरी थैली प्रकट हो गई। उसके हाथ में कोई विशेष अंगूठी नहीं थी। यह अंतरिक्ष जादू था। एल्फ जादूगर दुर्लभ अंतरिक्ष जादू में निपुण था। यह देखकर आदित्य चकित रह गया और उसके मन में एक नई योजना आकार लेने लगी। ठीक है, तो फिर हाथ मिलाते हैं, आदित्य ने यशपाल और अकरम दोनों से हाथ मिलाते हुए कहा। यह उनके समझौते की स्वीकृति थी। रात होते होते आदित्य ने अंततः साहसी संघ की इमारत छोड़ दी और वापस ब्लैक ग्रिफिन व्यापारी प्रतिष्ठान लौट आया। उसे लगा कि पूरे शहर के सबसे प्रभावशाली व्यापारियों में से एक के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए यही स्थान उसके लिए सबसे उपयुक्त था। जैसे ही वो उद्यम भवन के द्वार पर पहुंचा, वो रुक गया और बोला, तुम राष्ट्रपति को यह संदेश पहुंचा देना कि मैं उनके साथ न तो विश्वासघात करूंगा और न ही उन्हें धोखा दूंगा। इसलिए अब से मेरा पीछा करना बंद कर दो, वरना तुम्हारे सिर तुम्हारे धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। आदित्य ने अपनी युद्ध शक्ति का प्रभाव छोड़ते हुए कहा। अचानक उस भयानक दबाव के कारण पास की इमारतों की अंधेरी छायाओं से 3 हत्यारे बाहर गिर पड़े। आदित्य ने इन लोगों को मारने का ठेका क्यों स्वीकार किया था? स्पष्ट कारण था, शहर में सत्ता रखने वाले लोगों से संबंध बनाना, साथ ही विशाल मात्रा में संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करना और स्वयं को एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में स्थापित करना, ताकि भविष्य में मिलने वाली प्रसिद्धि उसके लिए कई नए मार्ग खोल सके। जब तक काल अर्थात अंधकार के देवता के चुने हुए नायक होने का उसका रहस्य छिपा रहता, तब तक स्वयं को कमजोर बनाकर रखने का कोई अर्थ नहीं था। उसे हर वो चीज चाहिए थी जो वो प्राप्त कर सकता था, और वो भी जितनी जल्दी हो सके, और ये सब उसे अपने दम पर करना था। आदित्य आगे बढ़ा और अपने कार्यालय में मंजीत का अभिवादन किया। उसके उदास चेहरे को देखकर आदित्य तुरंत समझ गया कि युवा व्यापारी इतना परेशान क्यों था। आदित्य ने सोने के सिक्कों से भरी भारी थैली मंजीत की मेज पर रख दी। मुझे पता है कि मुझसे थोड़ी ज्यादा गड़बड़ हो गई थी, इससे तुम्हारे नुकसान की भरपाई हो जानी चाहिए, और बाकी रकम को मेरी जान बचाने के बदले में दिया गया मूल्य समझ लेना। आदित्य ने कमरे के बीच रखे सोफे पर लेटते हुए कहा। रुको, तुम्हें इतना धन कहां से मिला? मंजीत ने संदेह भरे स्वर में पूछा। कुछ खास नहीं, मेरे पास जो बेहतरीन राक्षस कोर थे उनमें से कुछ बेच दिए और एक बड़े काम के लिए अग्रिम धन ले लिया, आदित्य ने आराम से बैठते हुए कहा। उसने अपनी तलवार बगल में रखी और बोला, वैसे हम भोजन कब कर रहे हैं? मुझे बहुत भूख लगी है। जैसे ही मंजीत ने थैली हाथ में ली, उसका उदास चेहरा तुरंत खुशी से भर गया और वो सिक्के गिनने लगा। अपने अनुभव के अनुसार उसमें कम से कम 8,000 से 10,000 स्वर्ण सिक्के थे। मुझे गलत मत समझना आदित्य, बात बस इतनी है कि इसकी कीमत इतनी अधिक थी कि मैं इसे छिपा नहीं सका, मंजीत ने सफाई देते हुए कहा। हाँ, कोई बात नहीं, मित्रों के बीच कोई रहस्य नहीं होना चाहिए, है ना? आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आदित्य पहले से ही पिता और पुत्र की इस जोड़ी के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की योजना बना चुका था। उसे पता था कि भविष्य में वे उसके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, इसलिए उसे शुरुआत पहले भोले और सरल बेटे से करनी पड़ी। भोजन के दौरान आदित्य मंजीत के साथ अपने जीवन के अनुभव साझा करता रहा। चूंकि आदित्य स्वयं भी कभी 25 वर्ष का था,
इसलिए उसे अच्छी तरह पता था कि बातचीत के दौरान किन विषयों से मंजीत की रुचि बनी रहेगी। जब आदित्य अंततः अपने कमरे में लौटा तो उसने रात के वस्त्र बदले और बिस्तर पर जा गिरा। वो तकिए से टेक लगाकर बैठ गया और प्रणाली को आदेश देने लगा। प्रणाली, मुझे यशपाल और अकरम के आंकड़े दिखाओ। इसी उद्देश्य से आदित्य ने यशपाल और अकरम दोनों से हाथ मिलाया था। उसकी प्रणाली केवल लक्ष्य से शारीरिक संपर्क स्थापित होने के बाद ही उनके शरीर और शक्ति का विश्लेषण कर सकती थी। निम्नलिखित आंकड़े अकरम नामक व्यक्ति से संबंधित हैं। नाम अकरम राय, प्रजाति मानव, पद जादुई तलवारबाज, रैंक सर्वोच्च, ग्रैंड मास्टर स्तर, स्तर 82, शक्ति 1370, चपलता 930, निपुणता 1130, रक्षा 860, माना 440। अब यशपाल नामक व्यक्ति के आंकड़े प्रदर्शित किए जा रहे हैं। नाम यशपाल एल्फेनहाइम, प्रजाति एल्फ, पेशा जादूगर, रैंक अर्धसंत स्तर, स्तर 85, शक्ति 320, चपलता 670, निपुणता 1080, रक्षा 540, माना 1850। आदित्य ने हैरानी से गहरी सांस ली। अर्धसंत स्तर, इसका अर्थ था कि यशपाल ग्रैंड मास्टर स्तर से आगे बढ़ने के बिल्कुल करीब था। वो अधेड़ उम्र का एल्फ आदित्य की कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। अब आदित्य को पूरी तरह एहसास हो चुका था कि वो एक बेहद खतरनाक स्थिति में फंस गया है। उसे पूरा विश्वास था कि शशांक भी अकरम से कम शक्तिशाली नहीं होगा। यदि ये लोग उसे मारना चाहते तो वो प्रतिक्रिया करने से पहले ही मारा जा सकता था। यदि रुद्र उसकी रक्षा में मौजूद न होता तो यशपाल और अकरम से समझौता ठुकराने की स्थिति में वो साहसी संघ की इमारत से जीवित बाहर नहीं निकल पाता। आदित्य ने उच्चतम श्रेणी के राक्षस कोर निकाले और उन्हें एक एक करके निगलने लगा। यदि उसे स्वयं की रक्षा करनी थी तो उसे अपनी शक्ति का स्तर तेजी से बढ़ा ही होगा। रुद्र उसका गुप्त हथियार था, लेकिन वो उसे किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकता था। इसके अलावा बहुत कम ऐसी जगहें थीं जहां वो बेसिलिस्क को अपनी छाया से बाहर निकाल सकता था, अन्यथा आसपास भयानक विनाश मच सकता था। कल से मैं अपने सभी युद्ध कौशल और अपने स्तर को जितना संभव हो सके उतना निखारूंगा। मैं हमेशा भाग्य या किसी सहारे पर निर्भर नहीं रह सकता। इन लोगों की तुलना में मैं अभी भी एक चींटी के समान हूं। आदित्य ने कोर चबाते हुए कहा, शक्ति, मुझे और अधिक शक्ति चाहिए। सुबह हुई और आदित्य अपनी गहरी नींद से जाग उठा। अपने पिछले जीवन के विपरीत उसे इस बार ये सोचने के सपने नहीं आए कि उसका जीवन कैसा होगा या वो किस प्रकार का प्रेम जीवन चाहेगा। इसके बजाय उसने सपने में ये देखा कि वो किस प्रकार अपनी शक्ति को लगातार बढ़ाता गया और अंततः इस पूरे संसार के शिखर पर पहुंच गया। वो किसी के अधीन नहीं था, यहां तक कि देवताओं के भी नहीं। प्रणाली, मुझे मेरे वर्तमान आंकड़े दिखाओ। आदित्य ने सोने से पहले लगभग 50 राक्षस कोर खा लिए थे। उसी समय से वो अपनी प्रणाली को सक्रिय रूप से नियंत्रित कर रहा था। उसकी पहले से चुनी गई क्षमता अवशोषण, जो कि एक दिव्य शक्ति थी, के कारण उसके द्वारा खाए गए सभी राक्षस कोर बिना किसी हानि के और उसके शरीर की संरचना को नुकसान पहुंचाए बिना सीधे उसके शरीर में समा गए थे। शहर के पुस्तकालय में पुस्तकों को पढ़कर आदित्य को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसके अनुसार इस संसार में कोई भी व्यक्ति सीधे माना अयस्क या राक्षस कोर निगलकर अपनी शारीरिक या जादुई शक्ति को नहीं बढ़ा सकता था। यहां तक कि जादू के प्रति अत्यंत संवेदनशील प्राणी जैसे एल्फ और एंजल भी पहले कोर और उनमें मौजूद जादुई तत्वों को पतला करते थे और फिर उन्हें बहुत लंबे समय तक धीरे धीरे अवशोषित करते थे। एक उच्च श्रेणी के राक्षस कोर को पूरी तरह आत्मसात करने में भी उन्हें 2 से 3 सप्ताह का समय लग जाता था, और वो भी तब जब वे लगभग बिना विश्राम किए अभ्यास करते रहते थे। इसी कारण इस संसार में शक्ति प्राप्त करने के लिए अत्यधिक संसाधनों और बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती थी। यही वजह थी कि बहुत कम लोगों के पास असाधारण रूप से मजबूत शरीर या शक्तिशाली जादुई क्षमताएं होती थीं।
यदि एल्फ युद्ध में न मारे जाएं या किसी रोग से न मरे तो वे लगभग 500 वर्षों तक जीवित रहते थे, जबकि एंजल लगभग 2000 वर्षों तक जीवित रहते थे। यहां तक कि सबसे प्राचीन ड्रैगन भी 400 से 500 वर्षों से अधिक जीवित नहीं रह पाते थे। जिसके पास जितना लंबा जीवन और जितने अधिक संसाधन होते थे वो उतना ही अधिक शक्तिशाली बनता था। इस संसार में शक्ति प्राप्त करने का प्राकृतिक नियम इसी प्रकार कार्य करता था। यहां तक कि चुने हुए नायकों में भी यदि किसी और ने आदित्य की तरह क्षमता अवशोषण नामक दिव्य शक्ति नहीं चुनी होती तो राक्षस कोर को आत्मसात करने की उसकी क्षमता सभी जीवित प्राणियों में सबसे अधिक मानी जाती। स्वाभाविक रूप से वर्तमान समय में कई प्राणी आदित्य से कहीं अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन आदित्य की संभावनाएं उन सभी से कहीं अधिक थीं। मेजबान की विशेषताएं और कौशल निम्नलिखित हैं। नाम आदित्य सिंह, प्रजाति मानव, स्तर 42, शक्ति 164, चपलता 126, निपुणता 122, रक्षा 94, माना 252। दिव्य शक्तियां, अवशोषण, आयामी नियम, संश्लेषण, आशीर्वाद, युद्ध प्रभुत्व चरण 1, हथियारों में निपुणता मास्टर स्तर, युद्ध तकनीकों में निपुणता मास्टर स्तर, उत्तरजीविता का संकल्प चरण 1, उन्मादी देव अवस्था, शारीरिक शक्ति 5 गुना, युद्ध देवता का शरीर चरण 2, वरदान, युद्ध देवता को ज्ञात सभी भाषाओं का ज्ञान, शारीरिक क्षमताएं, रिपर क्लॉज, अल्फा भेड़िया और नीले सिंह के पंजों का संयोजन, अल्फा भेड़िया की दहाड़, साइड हॉपर, तेज दौड़ और लंबी छलांग का संयोजन, शिकारी का इरादा, विष अम्ल, विष प्रतिरोधक क्षमता, ग्रैंड मास्टर स्तर, सोमिर स्केल शरीर, जल्लाद की निगाहें, जादुई कौशल, आग का गोला, चुपके से चलना। टिप्पणी: कुछ निम्न स्तर की क्षमताओं और कौशलों को मेजबान के पास मौजूद उच्च स्तर की क्षमताओं में मिला दिया गया है और कुछ को हटा दिया गया है क्योंकि अब वे मेजबान के लिए उपयोगी नहीं हैं। 7 स्तर। आदित्य को स्पष्ट रूप से याद था कि कल तक वो 35वें स्तर पर था। 50 उच्च श्रेणी के 20 स्तर के राक्षस कोर खाने से उसका स्तर सीधे 7 बढ़ गया था। उसकी शारीरिक शक्ति भी पहले की तुलना में लगभग दोगुनी हो चुकी थी। आदित्य को यह भी समझ में आ गया कि जैसे जैसे स्तर बढ़ता है वैसे वैसे गुणों में होने वाली वृद्धि भी बढ़ती जाती है। हर नए स्तर के साथ मिलने वाले गुण पिछले स्तर की तुलना में अधिक होते थे। उदाहरण के लिए, यदि पहले किसी स्तर पर उसे 20 अंक मिलते थे तो अगले स्तर पर वही वृद्धि 30 से 40 अंकों तक पहुंच सकती थी। जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे उसे मिलने वाले अतिरिक्त अंक भी बढ़ते जाएंगे। अच्छा है, इससे प्रशिक्षण करना और जीवित रहना दोनों थोड़ा आसान हो जाएगा, आदित्य ने मन ही मन कहा और स्नान करने चला गया। स्नान के बाद आदित्य सुबह सुबह जल्दी निकल पड़ा। साहसी संग जाने के बजाय वो शहर के उत्तरी द्वार की ओर बढ़ गया। शहर का ये क्षेत्र मुख्य रूप से मनोरंजन के लिए जाना जाता था, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पर शराब खाने, नृत्य गृह और वयस्क मनोरंजन स्थलों के लिए प्रसिद्ध लाल बत्ती क्षेत्र हुआ करता था। आदित्य इस इलाके के सबसे अधिक भीड़भाड़ वाले भोजनालयों में से एक गोल्डन क्रो में गया। उसने एक खाली मेज पर बैठकर हर्बल चाय पीना शुरू किया। पृथ्वी के विपरीत राकोस साम्राज्य में उसकी जानकारी के अनुसार कॉफी जैसी कोई चीज नहीं थी। यहाँ के अधिकांश लोग हर्बल चाय पीना ही पसंद करते थे। आदित्य को इमारतों की बनावट और भोजन में स्पष्ट रूप से एशियाई सौंदर्य बोध का अनुभव हुआ। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या चुने गए नायकों में से कोई पृथ्वी से आया हुआ एशियाई था जिसने अपनी संस्कृति का परिचय दिया और बाद में इस दुनिया के लोगों ने उसी के आधार पर अपनी एक अलग संस्कृति बना ली। कोई शिकायत नहीं है। सुबह के समय के लिए यह बिल्कुल सही है। आदित्य ने काले मिट्टी के प्याले में रखी सुगंधित चाय की चुस्कियां लेते हुए मन ही मन सोचा। उसी समय काले लबादे में लिपटी एक दुबली पतली आकृति आदित्य की मेज के पास आई और उसके बगल में बैठ गई। तुम उम्मीद से पहले आ गए हो, आदित्य ने नकाबपोश आकृति की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा। मैं एक पेशेवर हूं,
हम अपने काम में देर नहीं करते। अगर तुम्हारा नाश्ता पूरा हो गया है तो जल्दी चलो, मेरे पास तुम्हें प्रशिक्षण देने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है, नकाबपोश व्यक्ति ने कहा और अंत में अपना हुड हटा दिया। आदित्य उस चेहरे को देखकर क्षण भर के लिए चौंका, लेकिन उसने अपने भावों को छिपाए रखा। उसके बगल में बैठा व्यक्ति एक सर्प मानव था। उसका शरीर पूरी तरह सांप जैसा था और उसके हाथ पैर सरीसृपों जैसी खाल से ढके हुए थे। उसकी त्वचा का हरा रंग उसे किसी जंगली सांप जैसा दिखा रहा था। उसकी जीभ भी सांप की तरह थी, जो हर 5 सेकंड में उसके मुंह से बाहर निकलती थी। ठीक है, चलो चलते हैं, मुझे भी जल्दी है। सीखने के लिए हमारे पास केवल आज का ही समय है और मैं आज जितना सीख सकता हूं उतना सीखना चाहता हूं, आदित्य ने कहा और उस सर्प मानव के पीछे चल दिया। लगभग आधे घंटे बाद वे शहर के एक ऐसे सुनसान इलाके में पहुंचे जहां अधिकतर मकान खाली थे और कई तो गिरने की कगार पर थे। ये पूरे शहर के सबसे पुराने हिस्सों में से एक है। कुछ दशक पहले तक यह क्षेत्र शहर के सबसे महत्वपूर्ण इलाकों में गिना जाता था, लेकिन अलग अलग शक्तियों और गिरोहों के बीच हुए युद्धों में यह पूरी तरह नष्ट हो गया। किसी ने भी इसे फिर से बसाने की कोशिश नहीं की, इसलिए ये हमारे जैसे लोगों के लिए अपने कौशल का अभ्यास करने की सबसे उपयुक्त जगह बन गई। सर्प मानव ने आदित्य को अपने प्रशिक्षण क्षेत्र से परिचित कराते हुए समझाया। मैं चाहता हूं कि आप मुझे 2 तरीकों से प्रशिक्षित करें। पहला तरीका यह हो कि आप अपने हत्यारे वाले कौशल और तकनीकों से मुझ पर हमला करें और मैं उनका बचाव करने का प्रयास करूं। दूसरा तरीका यह हो कि मैं आपके सिखाए गए कौशलों का उपयोग करके आप पर हमला करूं। मैं युद्ध के दोनों पक्षों को पूरी तरह समझना चाहता हूं, आदित्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा। तुम बिल्कुल एक सच्चे हत्यारे की तरह सोचते हो। हमारे काम में आसपास के वातावरण, लक्ष्य और उसकी कमजोरियों को समझना बहुत जरूरी होता है। हम भारी हथियारों से नहीं, बल्कि छिपने की कला और स्वयं को प्रकट करते ही किए गए अंतिम वार से काम पूरा करते हैं, सर्प मानव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। वो सर्प मानव एक अनुभवी और पेशेवर हत्यारा था। यशपाल ने पिछली रात की योजना और समझौते के बाद किसी तरह उसे आदित्य को प्रशिक्षित करने के लिए राजी कर लिया था। प्रशिक्षण के दौरान उसने आदित्य को यह सिखाया कि अपने वातावरण में इस प्रकार घुल मिल जाना चाहिए कि न केवल लक्ष्य बल्कि आसपास मौजूद कोई भी व्यक्ति उसकी उपस्थिति को बिल्कुल भी महसूस न कर सके। चूंकि आदित्य ने पहले ही प्रखर के साथ मिलकर उसे मारने आए लोगों में से एक को समाप्त करके छिपे रहने की क्षमता हासिल कर ली थी, इसलिए वो एक सामान्य नौसिखिए की तुलना में पहले से ही एक कदम आगे था। दिन के अंत तक आदित्य, जिसे पहले से ही हथियार चलाने और युद्ध तकनीकों में महारत का आशीर्वाद प्राप्त था, ने अपनी दक्षता को और बढ़ा लिया। साथ ही उसने छलावरण नामक नई क्षमता भी सीख ली। आदित्य को इस क्षमता का प्रयोग करते देख सर्प मानव पूरी तरह दंग रह गया। आदित्य ने छलावरण को उन सामान्य स्तर के हथियारों से कहीं अधिक बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया, जो इस पेशे में कई वर्षों से सक्रिय थे। उनकी तुलना में आदित्य ने न केवल इसे 4 से 5 घंटों में सीख लिया, बल्कि उसमें तेजी से सुधार भी कर लिया। छिपे रहने की क्षमता, जो हत्यारों को कुछ समय के लिए अदृश्य होने में मदद करती है, के विपरीत छलावरण क्षमता आसपास के क्षेत्र में इस प्रकार घुल जाने देती है मानो व्यक्ति हमेशा से ही उसी स्थान का हिस्सा रहा हो। उस सर्प मानव के चेहरे के भाव बिल्कुल वैसे ही थे जैसे अकरम के चेहरे पर उस समय थे जब उसने मूल्यांकन परीक्षा के दौरान आदित्य से लड़ाई की थी और उसकी तलवारबाजी की प्रतिभा को देखा था। एक असाधारण प्रतिभा, मुझे एक असाधारण प्रतिभा मिल गई। ये लड़का तलवारबाजी में अपनी प्रतिभा क्यों बर्बाद कर रहा है? पर्याप्त प्रशिक्षण और अनुभव के साथ ये पूरे शहर के सर्वश्रेष्ठ हत्यारों में से एक बन सकता है। ये सोचकर उस सर्प मानव ने मन ही मन अफसोस किया कि प्रशिक्षण के बाद उसे आदित्य को जाते हुए देखना पड़ा। आदित्य को यह देखकर संतोष हुआ कि खंजर चलाने में उसकी निपुणता मास्टर स्तर के 45% तक पहुंच गई थी, जबकि छिपे रहने और छलावरण की क्षमताएं क्रमशः मास्टर स्तर के 70% और 53% तक पहुंच चुकी थीं। यह केवल एक दिन का प्रशिक्षण था, लेकिन उसने लगभग पूरे 1 महीने के प्रशिक्षण जितना लाभ प्राप्त कर लिया था, क्योंकि उसने ये सब क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक से सीखा था। अकरम के साथ हुई लड़ाई की तरह ही
आदित्य ने अपने हत्या कौशल को सीखते और निखारते हुए हर सही अवसर पर निर्णायक वार किए। सही समय की प्रतीक्षा करने का उसका धैर्य भी अत्यंत सराहनीय था। अब उसे केवल वास्तविक युद्ध में कुछ हत्यारों को समाप्त करके उनकी क्षमताओं को आत्मसात करना था, ताकि वो अपने नए कौशलों को और विकसित कर सके और मौजूदा कौशलों में भी अधिक निपुणता प्राप्त कर सके। आने वाला सप्ताह उसके लिए ज्ञान और अनुभव का सुनहरा अवसर सिद्ध होने वाला था, जिसमें वो युद्ध से जुड़े सभी पेशों और विधाओं में अपने कौशल और समझ को बढ़ाएगा। आदित्य भली भांति जानता था कि यदि उसने अपने लक्ष्यों और उनकी कमजोरियों को जानने का बहाना ना बनाया होता तो उसे आज सर्प मानव जैसे सच्चे पेशेवरों से सीखने का अवसर कभी नहीं मिलता। यशपाल और अक्रम ने अपने संपर्कों और भारी धन का उपयोग करके इन लोगों से उसे प्रशिक्षित करवाया था। ये सब उन्होंने अपनी शक्ति और अधिकार को बनाए रखने के लिए किया था। आदित्य को पूरा विश्वास था कि सर्प मानव आज के प्रशिक्षण की पूरी जानकारी सीधे यशपाल और अक्रम तक पहुंचाएगा, ताकि वे उस पर और उनके सौदे में उसकी भूमिका पर नजर रख सकें। आने वाले दिनों में मिलने वाले अन्य प्रशिक्षक भी यही करेंगे, लेकिन अंततः सबसे अधिक लाभ आदित्य को ही मिलने वाला था। देखते हैं आखिर किसने किसका इस्तेमाल किया, आदित्य ने मन ही मन कहा और आने वाले दिनों की ओर देखते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गया। अगले कुछ दिनों तक आदित्य ने विभिन्न व्यवसायों के सबसे कुलीन योद्धाओं में से एक से प्रशिक्षण और युद्ध का अनुभव प्राप्त किया। चाहे वे धनुर्धर हों या जादू के प्रयोगकर्ता, आदित्य ने न केवल उनकी कुछ मूल तकनीकें और मंत्र सीखे, बल्कि उन लोगों की तुलना में उनमें कहीं अधिक उत्कृष्टता प्राप्त की, जिन्हें सामान्यतः उस स्तर तक पहुंचने में कई महीनों का समय लग जाता है। उसके सभी प्रशिक्षक हैरानी से उसे देखते रह गए। उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इस युवक में उनके अपने क्षेत्रों में इतनी गहरी प्रतिभा छिपी हुई है। एक सप्ताह तक चले निरंतर प्रशिक्षण सत्रों के बाद आदित्य अंततः इन सभी कौशलों, मंत्रों और युद्ध तकनीकों में निपुणता प्राप्त करने में सफल रहा और 50% से अधिक महारत हासिल कर ली। वर्तमान आदित्य किसी भी वर्ग के किसी भी हथियार का तथा उन वर्गों से संबंधित विभिन्न मंत्रों और युद्ध तकनीकों का बिना किसी कठिनाई के उपयोग कर सकता था। ये बात उसके सभी प्रशिक्षकों को भीतर तक खटक रही थी, क्योंकि उनका मानना था कि केवल तलवारबाजी पर ध्यान केंद्रित करके वो अपनी ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा को व्यर्थ कर रहा है। उनमें से कुछ ने तो उसे अपना शिष्य बनने का प्रस्ताव भी दिया, किंतु आदित्य ने उन सभी प्रस्तावों को शांत स्वर में अस्वीकार कर दिया। पहले सप्ताह की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी थी और आज से उसके शिकार के दिन आरंभ होने वाले थे। आदित्य गोल्डन क्रो नामक भोजनालय के भीतर बैठा हुआ सुबह की हर्बल चाय की चुस्कियां ले रहा था, क्योंकि अब तक उसे भी इस सुगंधित और मन को सुकून देने वाली चाय की आदत पड़ चुकी थी। आज उसे अपने सभी लक्ष्यों, उनकी दिनचर्या और प्रारंभिक योजना के दौरान तय की गई हत्याओं को अंजाम देने के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों की एक विस्तृत रिपोर्ट मिलने वाली थी। आदित्य को विभिन्न व्यवसायों और उनकी कमजोरियों की गहरी जानकारी प्राप्त करनी थी और यशपाल तथा अक्रम के लोगों को उसके सभी संभावित लक्ष्यों के बारे में और भी ठोस तथा प्रामाणिक सूचनाएं इकट्ठा करनी थीं। जब आदित्य चाय के स्वाद का आनंद ले रहा था, तभी मेज के दूसरी ओर एक दुबला पतला एल्फ धनुर्धर आकर बैठ गया। उसने कोई अभिवादन नहीं किया और सीधे नाश्ते का आदेश दे दिया। उसने और आदित्य ने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा। यदि कोई उन्हें देखता तो यही समझता कि ये दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह अजनबी हैं। जैसे ही उस एल्फ धनुर्धर ने अपना नाश्ता समाप्त किया, उसने अचानक एक छोटी सी पुस्तक निकाली और मेज के नीचे से सबकी निगाहों से पूरी तरह छिपाकर उसे आदित्य की ओर बढ़ा दिया। एल्फ ने हल्का सा सिर झुकाया और तुरंत वहां से चला गया। आदित्य ने वो छोटी सी पुस्तक उठाई और उसे अपने अंतरिक्ष वलय में रख लिया। कुछ देर बाद आदित्य साहसी संघ की ओर रवाना हुआ और वहां पहुंचकर उसने काल कोठरी अन्वेषण सूची में अपना नाम दर्ज कराया।
तथा काल कोठरी प्रवेश पत्र खरीदने के लिए एक छोटा सा शुल्क अदा किया। अपने पिछले जीवन में पढ़े गए उपन्यासों और चित्रकथाओं के विपरीत राकोस साम्राज्य की काल कोठरियों की निगरानी साहसी संघ और वहां तैनात सैन्य टुकड़ियों द्वारा की जाती थी, ताकि किसी भी राक्षसी आक्रमण की स्थिति में वे रक्षा की पहली पंक्ति बन सकें। काल कोठरी प्रवेश पत्र का उपयोग अन्वेषण की अनुमति देने के साथ साथ भीतर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का लेखा जोखा रखने के लिए किया जाता था, जिससे किसी के लापता होने या संकट में फंसने की स्थिति में सहायता संभव हो सके। इसका एक उद्देश्य यह भी था कि साहसी लोगों द्वारा काल कोठरियों से प्राप्त संसाधनों का अनियंत्रित और अवैध प्रवाह रोका जा सके। आज आदित्य के काल कोठरी जाने के 3 स्पष्ट उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य राक्षसों का शिकार करना और उनकी शक्तियों को आत्मसात करना था। दूसरा उद्देश्य इस अवसर का उपयोग करके अपने युद्ध अनुभव को बढ़ाना और पिछले सप्ताह सीखी गई विभिन्न तकनीकों के माध्यम से अपनी युद्ध कुशलता को और निखारना था। तीसरा उद्देश्य उस छोटी पुस्तक में उल्लिखित अपने पहले लक्ष्य को पूरा करना था। शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित सबसे निकटवर्ती काल कोठरी की ओर जाते समय आदित्य एक व्यापारी की दुकान पर रुका और कुछ धुआं बम तथा आंसू गैस के बम खरीदे। सामान्यतः साहसी लोग इनका उपयोग झुंड में घूमने वाले कमजोर राक्षसों के समूहों का शिकार करने के लिए करते थे, किंतु आदित्य का उद्देश्य कुछ और ही था। उसने भीड़ में घुलने मिलने और अन्य साहसी लोगों की नजरों से बचने के लिए एक काला लबादा भी खरीदा। जब आदित्य अंततः शहर के निकट स्थित ब्रोमनीर काल कोठरी पहुंचा तो उसने अपना प्रवेश पत्र दिखाकर भीतर कदम रखा। आश्चर्य की बात यह थी कि वो अकेला नहीं था जो काले लबादे में प्रवेश कर रहा था। वहां कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए यही तरीका अपनाया था। आदित्य की दृष्टि में 10 में से कम 2 लोग काले लबादे में थे। मेरे लिए यह अच्छा है, इस तरह कोई भी मुझे इस घटना से नहीं जोड़ पाएगा, आदित्य ने मन ही मन सोचा जब वो काल कोठरी के उस विशाल गुफा समान द्वार से भीतर प्रवेश कर रहा था, जहां चीनी के चारों ओर जुटी चींटियों की तरह असंख्य साहसी लोग आ जा रहे थे। आदित्य ने अपनी लंबी तलवार को अंतरिक्ष वलय में सुरक्षित रख दिया था और फिलहाल उसकी पीठ पर एक साधारण धनुष टंगा हुआ था, जिसके साथ तीरों से भरा तरकश था। इस बार वो एक धनुर्धर के रूप में काल कोठरी में प्रवेश कर रहा था। पहली मंजिल में प्रवेश करते ही आदित्य ने समय न गवाते हुए पास खड़े एक साहसी व्यक्ति से 9वीं मंजिल की दिशा पूछी। पहली और दूसरी मंजिल लोगों से खचाखच भरी हुई थीं। वास्तविक संघर्ष तीसरी मंजिल से ही आरंभ होता था। आदित्य नीचे की ओर उतरता गया और कई मील पैदल चलने के बाद अंततः 9वीं मंजिल के द्वार तक पहुंच गया। जैसे जैसे वो गहराई में जाता गया, वैसे वैसे अधिक शक्तिशाली राक्षस और जीव उसका सामना करते गए। 7वीं मंजिल के बाद बिना किसी दल के आगे बढ़ने का साहस कोई नहीं करता था, इसलिए 7वीं मंजिल से नीचे अकेले एक धनुर्धर को जाते देखना कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक था, किंतु फिर भी यह अस्वीकार्य नहीं था। जोखिम उठाने वाले लोग हर जगह होते हैं। यहां हर व्यक्ति अपने जीवन का स्वयं उत्तरदायी था। इस स्थान पर किसी को इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि आप जीवित रहते हैं या मर जाते हैं। इन काल कोठरियों की प्रत्येक मंजिल एक बड़े नगर के क्षेत्रफल जितनी विशाल थी, जिसकी परिधि औसतन 6 से 8 किलोमीटर के आसपास होती थी। यहां अनेक प्रकार के राक्षस निवास करते थे और संसाधनों की तलाश में शिकार करते थे। साहसी लोग भी यही करते थे। इन काल कोठरियों के निवासियों के लिए कोई भी बाहरी व्यक्ति भोजन से कम नहीं था, इसलिए उन्होंने साहसी लोगों पर पहली नजर में ही आक्रमण कर दिया। 9वीं मंजिल दरारों और सूखे पेड़ों से भरी हुई थी। ये मंजिल कई बड़े साहसी दलों के लिए शिकार स्थल थी और इसके निवासी केवल कोबोल्ड थे। इन राक्षसों की सूंघने और सुनने की क्षमता अत्यंत तीव्र होती थी, इसलिए जब तक आपके पास एक बड़ा समूह न हो तब तक इनका शिकार करना अत्यंत कठिन था। आखिरकार मैं यहां पहुंच गया हूं। अब वे लोग कहां हैं?
आदित्य ने मन ही मन कहा और चारों ओर देखने लगा। 10 मिनट से अधिक चलने के बाद आदित्य को अंततः 20 से अधिक साहसी लोगों का एक समूह दिखाई दिया। उनमें मनुष्य और विभिन्न जातियों के लोग शामिल थे, जो कोबोल्ड्स के एक झुंड से युद्ध कर रहे थे। उन सभी की छाती पर एक समान प्रतीक चिन्ह अंकित था। यह वही प्रतीक था जिसे उसने पहले देखा था। यही उसका पहला लक्ष्य था, क्योंकि उस पुस्तक में इसी समूह का उल्लेख किया गया था। ग्राउंड हॉग साहसी दल। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राउंड हॉग साहसी दल में 400 से अधिक सदस्य थे। शशांक उनका नेता था और उसका समृद्ध परिवार पूरे दल को आर्थिक सहायता प्रदान करता था। आदित्य से पहले वाले समूह की तरह दर्जनों समूह थे, जिन्हें राक्षसों, कच्चे माल और राक्षस कोर की तलाश के लिए काल कोठरियों में भेजा जाता था और बाद में उन्हें बाजार में बेच दिया जाता था। दूसरे शब्दों में, यह समूह उन मजदूरों से अलग नहीं था जो संसाधनों के लिए खेती करते हैं और बाद में वो सब अपने मालिकों को दे देते हैं। आदित्य ने इस समूह से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी बनाए रखी और अपनी शिकारी की प्रवृत्ति की क्षमता सक्रिय कर दी, जिससे वो अपने लक्ष्यों की ताकत का अंदाजा लगा सकता था कि वे उससे अधिक शक्तिशाली हैं या नहीं। इस क्षमता की पहुंच बहुत लंबी थी और ये आदित्य के लिए एक प्रकार का फिल्टर सिस्टम की तरह काम करती थी। उनमें से सबसे शक्तिशाली का स्तर 32 से 35 के बीच लगता है, लेकिन उनकी संख्या इतनी अधिक है कि मैं अकेले उनका शिकार नहीं कर सकता। साथ ही उनके सभी का ध्यान एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करना भी आसान नहीं होगा। यदि मुझे उन्हें बिना किसी चूक के कुशलतापूर्वक मारना है, तो मुझे उन्हें एक बड़ा लक्ष्य देना होगा। आदित्य ने मन ही मन सोचा और उसके दिमाग में एक योजना बन गई। आदित्य सूखे पेड़ों के बीच दौड़ता हुआ ग्राउंड हॉग साहसी दल के सदस्यों से बहुत दूर चला गया। चूंकि उसके पास पर्याप्त संख्या में साथी नहीं थे, इसलिए वो बाहरी मदद लेने की योजना बना रहा था। वो न केवल संख्यात्मक रूप से अपनी कमजोरी को दूर करने की रणनीति बना रहा था, बल्कि वो युद्ध की सबसे पुरानी और फिर भी सबसे प्रभावशाली रणनीति का उपयोग करने जा रहा था। आदित्य ने अपनी योजना को अंतिम रूप देते हुए एक दुष्ट मुस्कान बिखेरी। एक तीर से 2 निशाने। काल कोठरी के 9वें तल के विभिन्न हिस्सों में लगातार युद्ध होते रहे। काल कोठरी के अंदर न तो सूरज था और न ही किसी प्रकार का प्रकाश, लेकिन किसी तरह आदित्य को अपने सिर के ऊपर एक उज्जवल आकाश दिखाई दे रहा था। स्वाभाविक रूप से इसका संबंध उस प्राकृतिक संरचना या जादुई निर्माण से था जिसके कारण काल कोठरी का निर्माण हुआ था। काल कोठरी के बाहर की रोशनी प्रत्येक मंजिल तक पहुंचती थी और इसकी तीव्रता काल कोठरी के बाहर सामान्य सूर्य के प्रकाश जैसी थी। आदित्य सूखे पेड़ों की कतारों के बीच से बिना ज्यादा शोर मचाए दौड़ता रहा। उसने कोबोल्ड्स के कुछ समूह देखे, लेकिन वे या तो उसकी आवश्यकता से बहुत बड़े थे या बहुत छोटे। अंततः उसे 18 कोबोल्ड्स का एक समूह मिला, जिन्होंने अभी अभी एक साहसी दल को मार डाला था और अवशेषों को लूट रहे थे, जबकि समूह के कुछ सदस्य मृत शरीरों से मांस निकालकर उनका रसदार और खूनी मांस चबा रहे थे। वेयरवुल्फ के विपरीत कोबोल्ड्स न केवल अपने पंजों और जबड़ों से शिकार करते थे, बल्कि लकड़ी के भाले, डंडे, तलवारें और धनुष जैसे हथियार भी इस्तेमाल करते थे। इनमें से अधिकांश ने अपने गुप्तांग ढकने वाले कपड़े भी पहने हुए थे। केवल अनुभवी साहसी लोगों का एक समूह, जिसकी संख्या कोबोल्ड्स के बराबर हो ही उनका सीधा मुकाबला कर सकता था। आदित्य ने जो देखा उससे स्पष्ट था कि जमीन पर मृत पड़े साहसी लोगों का समूह ऐसे समूहों में से नहीं था। न केवल उनकी संख्या कम थी, बल्कि उनकी टीम की संरचना भी असामान्य थी। समूह में शारीरिक शक्ति और क्षति पहुंचाने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। केवल 2 जादूगर और 1 धनुर्धर शामिल थे। ये बस कुछ उतप्यासे और जल्दबाज मूर्खों का बेतरतीब समूह था, जो काल कोठरी में ये सोच कर आए थे कि अपनी तुच्छ ताकत से वो मंजिल पर कब्जा कर लेंगे। बिना मरे पैसे कमाने के और भी तरीके हैं। अगर तुम अपनी रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो तो यहां क्यों आए हो? आदित्य ने खुद से कहा। आदित्य को उस जंगल में जंगली राक्षसों और जानवरों का शिकार करने की आदत पहले से ही थी,
जिसे उसने अंधकार के देवता काल के कहने पर सीखा था, इसलिए यह उसका पहला अनुभव नहीं था। आदित्य चुपचाप पेड़ों की शाखाओं और झाड़ियों के पीछे छिपते हुए कोबोल्ड्स के समूह की ओर बढ़ता रहा। समूह मृत साहसी लोगों के शरीर से उपकरण और मांस निकाल रहा था। उसने अपने साधारण धनुष पर तीर चढ़ाया, जिसे उसने एक दुकान से खरीदा था। वो समूह से लगभग 300 मीटर दूर था और अपने धनुष की मारक क्षमता के भीतर था। 3 कोबोल्ड्स के समूह में से एक पर निशाना साधते हुए उसने तेजी से एक तीर चलाया। स्विश! तीर कोबोल्ड के सिर में जा लगा और वो मौके पर ही मर गया। धनुष चलाने में उसकी महारत केवल 59% थी, लेकिन फिर भी वो सटीक और कारगर हमले के लिए पर्याप्त थी। जैसे ही कोबोल्ड जमीन पर गिरा, बाकी सतर्क हो गए। चीखो! कोबोल्ड्स ने जोर से दहाड़ मारी और अपने अधीनस्थों को सतर्क कर दिया। पूरा समूह तुरंत चौकन्ना हो गया और हमलावर की तलाश करने लगा। अब दूसरे तीर का समय है, आदित्य ने कहा और समूह के बीचों बीच एक और तीर चलाया। पहला तीर उनका ध्यान खींचने के लिए था और दूसरा उन्हें उसके स्थान का अनुमान लगाने के लिए। जैसे ही कोबोल्ड्स को आने वाले तीरों की दिशा का पता चला, वे सभी हथियारों के साथ आदित्य की ओर दौड़ पड़े। आदित्य तब तक प्रतीक्षा करता रहा जब तक समूह उसे देख न ले, और फिर वो उसी दिशा में दौड़ पड़ा जहां से वो आया था। अगले 20 मिनट तक कोबोल्ड्स का समूह आदित्य के पीछे भागता रहा, मानो केवल उसकी मौत चाहता हो। आदित्य बीच बीच में तीर चलाकर कुछ को मार गिराता, जिससे उनका गुस्सा और भी बढ़ता। इस समूह से बिना पकड़े भाग निकलना आदित्य के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसके पास दौड़ने और छलांग लगाने की अद्भुत क्षमता थी। वो हमेशा समूह से एक कदम आगे रहता था। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि समूह उसके पीछे पीछे चले और रास्ते में किसी अन्य कोबोल्ड समूह या साहसी दल से न टकराए, अन्यथा उसकी योजना विफल हो जाती। अंततः जब वह उस स्थान से लगभग 1 किलोमीटर दूर पहुंचा जहां 20 से अधिक ग्राउंड हॉग साहसी दल के सदस्य लड़ रहे थे, उसने अपनी गति पूरी तरह बढ़ाई और साइड हॉपर क्षमता का उपयोग करके उन कोबोल्ड्स की नजरों से ओझल हो गया। आदित्य ने देखा कि ग्राउंड हॉग साहसी दल के लोग अभी भी उसी जगह पर थे। उनकी लड़ाई बहुत पहले खत्म हो चुकी थी और अब वे कोबोल्ड्स के कोर, पंजे और खाल के लिए उनका शिकार कर रहे थे। उनमें से कई आराम कर रहे थे, जबकि कुछ पहरा दे रहे थे। कोबोल्ड समूह पूरी तरह नष्ट हो चुका था, जबकि उनका नुकसान नगण्य था। आदित्य तेजी से अपने साथ लाए कोबोल्ड्स के समूह के पास वापस भागा और उन पर फिर से तीर चलाए। उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हुए वो साहसी दल की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वो समूह से लगभग 200 मीटर दूर पहुंचा, आदित्य ने साइड हॉपर का उपयोग किया और उनकी नजरों से फिर गायब हो गया। घनी झाड़ियों के बीच से उसने जोर से चिल्लाया, यहां कोबोल्ड्स हैं, सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आदित्य तेजी से उस जगह से भाग गया और पेड़ों की शाखाओं के बीच छिप गया। दुश्मन का हमला! साहसी दल के कुछ सदस्य चिल्लाए और सभी तुरंत सतर्क हो गए। वे सभी अनुभवी लोग थे, इसलिए तुरंत एक संगठित संरचना में खड़े हो गए और घात लगाकर किए गए हमले से बचाव करने के लिए तैयार हो गए। अभी अभी चिल्लाने वाला कौन था? मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने पहले कभी ऐसी आवाज सुनी हो, समूह में से किसी ने धीरे पूछा। लेकिन तभी कोबोल्ड्स का समूह साहसी लोगों के करीब पहुंच गया और सहज प्रवृत्ति से प्रेरित होकर उन्होंने बचाव करने वाले दल पर हमला कर दिया। आदित्य, जो दूर एक मोटे पेड़ की शाखा पर खड़ा होकर तमाशा देख रहा था, ने राहत की सांस ली। आखिरकार सारी मेहनत रंग ला रही है। इसमें कोई व्यक्तिगत भाव नहीं है दोस्तों, ये तो बस व्यापार है, आदित्य ने पेड़ के तने से पीठ टिकाते हुए कहा। इसके बाद साहसी लोगों और कोबोल्ड्स के बीच एक और खूनी लड़ाई हुई, जो पिछली तुलना में कहीं अधिक रक्तपातपूर्ण थी। साथ मिलकर काम करने के अपने अनुभव के कारण साहसी लोगों ने इस अचानक हमले से खुद का बचाव किया। युद्ध की शुरुआत में उन्हें केवल 2 लोगों की जान का नुकसान हुआ, लेकिन कोबोल्ड्स भी कम नहीं थे। वे झुंड में शिकार करते थे और उनका स्वभाव समूह में शिकार करने के लिए बना था। उनकी समझ और टीम वर्क विरोधियों से कहीं बेहतर था। इसके अलावा उनके हमले कहीं अधिक क्रूर थे और उनमें से कई साहसी दल के सदस्यों से भी अधिक शक्तिशाली थे। दोनों पक्षों के बीच चल रही भीषण लड़ाई में खोपड़ियां और हड्डियां टूट गईं।
लोगों के शरीर कट गए और जमीन पर खून के छींटे बिखर गए। इस सब के पीछे आदित्य का हाथ था, जो समय बीतने के साथ साथ दोनों पक्षों द्वारा अपनाई जा रही युद्ध रणनीतियों और युद्ध नीति का अध्ययन कर रहा था। युद्ध नीति के बारे में उसकी समझ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। आदित्य द्वारा ग्राउंड हॉक साहसी दल के सदस्यों के खिलाफ कोबोल्ड्स के समूह का उपयोग करने का एक मुख्य कारण यह था कि उसके पास सैनिकों की संख्या बहुत कम थी, और भले ही वो शक्तिशाली था, ओमेगा के साथ होने के बावजूद भी वो इन सभी लोगों को अकेले हरा नहीं सकता था। रुद्र को यहां छोड़ना भी उचित नहीं था। ये कोई बेजान राक्षस नहीं थे, बल्कि अनुभवी लोगों का एक समूह था, जो अचानक होने वाले हमलों का तुरंत जवाब देना और स्थिति के अनुसार जल्दी से ढल जाना जानते थे। कुछ लोग भागकर अपनी कहानी सुनाने में कामयाब हो सकते थे, इसलिए यह सबसे अच्छा विकल्प नहीं था। दूसरा कारण हत्या के प्रयास का संदेह पैदा होने से बचना था। इस तल पर कोबोल्ड्स के हाथों कई लोग मारे जा चुके थे, इसलिए इन राक्षसों के हाथों एक और समूह का शिकार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जल्द ही लड़ाई गतिरोध पर पहुंच गई। दोनों पक्षों में केवल 6 से 7 सदस्य ही बचे। बाकी सब अपने खून और आंतों में लथपथ जमीन पर पड़े अंतिम सांसें ले रहे थे। दोनों पक्ष लगातार हमले का मौका तलाशते हुए अपना बचाव कर रहे थे। आदित्य, जो उस पेड़ पर खड़ा होकर ये सब देख रहा था, आखिरकार हस्तक्षेप करने का फैसला किया। वो जानता था कि ऐसा होना ही है, इसलिए उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। ओमेगा, बाहर आओ, आदित्य ने कहा, और डायर वुल्फ उसकी परछाई से बाहर कूद गया। आदित्य ने अपने साथ लाए हुए धुआं और आंसू गैस के बम निकाले और चुपचाप युद्ध के मैदान की ओर बढ़ गया। चूंकि सभी अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे, किसी भी पक्ष ने उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया और न ही उसे महसूस किया। हमेशा की तरह योजना, जैसे ही मैं बम फेंकूं, दूसरी तरफ से हमला, आदित्य ने कहा, और ओमेगा ने सिर हिलाकर जवाब दिया। उनकी टीम वर्क पहले से ही विशेषज्ञता के स्तर पर थी। आदित्य ने गुप्त रूप धारण किया और अदृश्य हो गया। वो चुपचाप साहसी दल के पीछे पीछे चला और युद्ध क्षेत्र में, जहां अधिकांश लड़ाके एक दूसरे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, धुएं और आंसू गैस के बम फेंके। ये क्या बकवास है? ये कौन है? धुएं से मैदान भर जाने पर समूह में से एक महिला चिल्लाई। आदित्य ने अपनी युद्ध प्रभुत्व और रिपर पंजे को सक्रिय किया और खून खराबा शुरू कर दिया। इस बार वो इंसानों और राक्षसों दोनों का एक साथ शिकार कर रहा था। उसके दबाव से पूरा इलाका भर गया, जिससे वहां मौजूद हर किसी के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। इसके बाद एक तरफा नरसंहार हुआ। आदित्य ने समय समय पर साइड हॉपर का इस्तेमाल किया, और हर बार जब वो प्रकट होता, उसके रिपर पंजों से सिर और धड़ के 2 टुकड़े हो जाने से एक शरीर जमीन पर गिर जाता। आदित्य ने साहसी पक्ष पर धुआं बम फेंका, जबकि कोबोल्ड पक्ष पर आंसू गैस बम फेंका, ताकि दोनों विरोधियों पर इसका सबसे प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके। दोनों पक्ष पहले से ही उससे कमजोर थे, और उन्हें अस्त व्यस्त करने के बाद आदित्य और ओमेगा को सभी दुश्मनों को खत्म करने में कोई समस्या नहीं हुई। पलटवार करने का कोई मौका न मिलने पर महज कुछ ही मिनटों में युद्ध के मैदान में केवल एक नकाबपोश व्यक्ति, जिसकी पीठ पर धनुष था, और एक विशालकाय काला खूंखार भेड़िया ही बचे, जो दोनों पूरी तरह से खून से लथपथ थे। अच्छा, अब मुर्दों को लूटने का समय आ गया है। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, खून और मांस के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए एक भयावह दृश्य सामने आ गया। धनुर्धर और खूंखार भेड़िया बिना किसी पछतावे के मृतकों के शवों को लूटने लगे, मानो वे हत्या के प्रति पूरी तरह से संवेदनहीन हो गए हों। आदित्य अब वो व्यक्ति नहीं था जो किसी को मारने से विचलित होता, या नैतिक संहिता या उचित कारण का बहाना बनाकर लोगों को तब नहीं मारता जब ये उसके लिए उपयुक्त होता या नहीं। वो पाखंडी नहीं था जो अपने कृत्यों को उचित ठहराने की कोशिश करता या किसी को मारने से पहले तर्क ढूंढता। उसने जंगल में इतने खतरनाक और क्रूर राक्षसों को मार डाला था कि वो व्यावहारिक रूप से एक अनुभवी शिकारी के समान हो गया था, जिसने इतना अनुभव कर लिया था कि खून का दिखना और उसकी गंध अब उसे परेशान नहीं करती थी। और जब उसने माता सोमिर के सार को आत्मसात कर लिया और उसकी इच्छा शक्ति को भी विरासत में प्राप्त कर लिया, तो उसका स्वभाव सामान्य मनुष्य जैसा नहीं रह गया। उसने ये स्वीकार कर लिया
कि यदि परिस्थितियां भिन्न होती तो जिन लोगों को उसने अभी मारा था और जिस कोबोल्ड राक्षस को वो यहां मारने के लिए लाया था, वे दोनों ही उसे मारने का मौका मिलने पर पलक भी नहीं झपकाते। कुछ तो उसे तड़पा तड़पा कर मार डालते यदि परिस्थितियां उलट जातीं। इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए दुख महसूस करने की कोई जरूरत नहीं थी जो जीवन के मूल्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचता हो। आदित्य ने अपने सामने पड़े सभी मृत शरीरों की शक्तियों को एक एक करके अवशोषित कर लिया और राक्षसों के शरीर से उनके मूल तत्व निकाल लिए। जहां तक ग्राउंड हॉक साहसी दल के उन सदस्यों की बात है जो उसके अनुबंध का हिस्सा थे, उसने बस उनके बैज निकाल लिए और उन्हें अपनी अंतरिक्ष अंगूठी में रख लिया। उसे अपने भुगतान प्राप्त करने के लिए हत्याओं के प्रमाण की आवश्यकता थी। प्रणाली, मुझे उन क्षमताओं और कौशलों की सूची दिखाओ जो मैंने अभी अभी हासिल की हैं, आदित्य ने कहा और प्रणाली ने उसे सूची के साथ सूचित किया। मेजबान ने निम्नलिखित नई क्षमताएं और कौशल प्राप्त कर लिए हैं: पानी का भाला, नाइट का ताना, ढाल की मार, हवा से कटाव, पवन ब्लेड, हेडशॉट, आवेशित तीर, तीरों की बौछार, तीरंदाज की दृष्टि, उपचार रैंक सी, सुरक्षा अवरोध, डेबफ डिस्पेल, जादुई भावना, टेम्पलर का हमला, टेम्पलर की वसीयत, रक्षा दृढ़ता, छाया प्रहार, फाड़ना, पीठ में छुरा घोंपना, ताला तोड़, कोबोल्ड की चीख, पैक सेंस, झुंड में शिकार करने का शौकीन। अंत में प्रणाली ने आदित्य द्वारा अपनी दिव्य क्षमता अवशोषण शक्ति का उपयोग करके प्राप्त की गई क्षमताओं की सूची देने के बाद रुक गया। इससे आदित्य खुश हो गया क्योंकि वास्तव में उसके पास कई क्षमताओं और जादुई कौशलों की कमी थी। अब तक उसकी अधिकांश क्षमताएं केवल जंगल में राक्षसों का शिकार करने से संबंधित थीं। उनमें से केवल 2 से 3 ही आदित्य के लिए उपयोगी थीं। तो एक तरह से यह उसके लिए सुखद आश्चर्य था। प्रणाली, मुझे उन उपयोगी क्षमताओं और कौशलों की सूची दिखाओ जिन्हें मैं संश्लेषित दिव्य क्षमता का उपयोग करके बना सकता हूं, आदित्य ने कहा और प्रणाली के जवाब का इंतजार किया। मेजबान प्रणाली उसे कई तरह के कौशल देना शुरू कर दिया जिन्हें वो अपनी मौजूदा और हाल ही में हासिल की गई क्षमताओं का उपयोग करके बना सकता था। प्रणाली ने उसके दिमाग में उन क्षमताओं, उनके प्रभावों और उपयोगों के बारे में सारी जानकारी भर दी। आदित्य ने सारी जानकारी को समझना शुरू किया और नई संयुक्त क्षमताओं और कौशलों की उपयोगिता का आकलन करने का निर्णय लिया। वो इतना मूर्ख नहीं था कि बिना किसी कारण के उन सबको मिला दे। उसे यह भी पक्का नहीं पता था कि वो कितनी क्षमताओं और कौशलों को आपस में मिला सकता है या नहीं, और उन क्षमताओं को बनाने का कोई मतलब नहीं था जिनकी उसे ज्यादातर स्थितियों में जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वे भंडार में पड़ी पड़ी बेकार हो जाएंगी। साथ ही इन क्षमताओं को अभ्यास में समय लगेगा और शायद उन्हें अपग्रेड और बेहतर बनाने के लिए उसे अन्य क्षमताओं और संसाधनों को आत्मसात करना पड़ेगा। इसलिए सबसे समझदारी भरा विकल्प ऐसी क्षमताएं और कौशल बनाना था जो बेहद उपयोगी हों और गुप्त हथियारों में से एक बनने की क्षमता रखती हों। सूची में उसे 2 संयुक्त क्षमताएं मिलीं जो उच्च श्रेणी की थीं और भविष्य में उन्हें अपग्रेड किया जा सकता था। माइंड लिंक रैंक बी, अपग्रेड करने योग्य। ये मेजबान को कई अधीनस्थों के साथ आत्मिक संबंध बनाने और एक साझा दृष्टि के माध्यम से उनके परिवेश को देखने की अनुमति देता है। मेजबान उन्हें टेलीपैथिक रूप से किसी कार्य या क्रिया को करने का आदेश भी दे सकता है। इसकी वर्तमान सीमा मेजबान के स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे तक है। मन का स्थानांतरण रैंक सी, अपग्रेड करने योग्य। यह क्षमता मेजबान को 1 घंटे के लिए किसी अधीनस्थ और उसके शरीर पर पूर्ण नियंत्रण रखने की अनुमति देती है। हालांकि क्षमता सक्रिय होने पर मेजबान का मूल शरीर निष्क्रिय अवस्था में चला जाएगा। पहली क्षमता आदित्य के लिए बेहद सुविधाजनक थी क्योंकि उसे जल्द ही बहुत सारे अधीनस्थों की आवश्यकता पड़ने वाली थी। दूसरी संयुक्त क्षमता तब उपयोगी थी जब वो किसी जोखिमपूर्ण कार्य में सीधे न उतरना चाहता हो और किसी अधीनस्थ को आत्मघाती हमलावर के रूप में इस्तेमाल करना चाहता हो। आदित्य को पूरा यकीन था कि उसे ये क्षमता कोबोल्ड्स के समूह से मिली है
क्योंकि वे सचमुच ऐसे राक्षस थे जो अपना जीवन समूहों में शिकार करते हुए बिताते थे। ये कोई दुर्लभ निष्क्रिय क्षमता थी जो उसे अनजाने में मिल गई थी। साहसी लोगों ने उसे कई उपयोगी क्षमताएं और विशिष्ट पेशे से जुड़ी कलाएं भी दीं, लेकिन आदित्य ने समय मिलने पर इन पर प्रयोग करने का निर्णय लिया। कौशलों को मिलाओ, आदित्य ने प्रणाली को आदेश दिया और जल्द ही उसके शरीर में नई क्षमताओं को सीखने का अनुभव उमड़ आया, मानो उसने इसे बनाने में वर्षों बिताए हों। वो 1 मिनट में ही इससे भली भांति परिचित हो गया। इन 2 नवगठित क्षमताओं के कारण आदित्य के लिए एक और द्वार खुल गया, जिसने उसे अपने विकल्पों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर आदित्य ने योजना बनाई। उसे योजना बनाने और इन लोगों को मारने में लगभग 1.5 घंटा लगा। उसने तय किया कि कोबोल्ड्स के एक समूह का इस्तेमाल करके उन्हें युद्ध में थकाया जाए और उनकी संख्या कम की जाए। अगर भविष्य में उसे ऐसा ही कोई काम सौंपा जाए और उसे ठीक इसी तरह के समूह को मारना पड़े, तो वो संख्या में कम होने के बावजूद अतिरिक्त मदद कहां से लाएगा? हालात उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं होंगे। इसलिए उसके पास अपनी छोटी सेना बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब वो लाशों को वहीं छोड़ने का मन नहीं था, ताकि दूसरों को लगे कि ये लोग कोबोल्ड्स के खिलाफ लड़ाई में मारे गए थे, क्योंकि अब उन्हें सबूत के तौर पर छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लापता लोगों को भी मृत ही माना जाता था। सभी साहसी लोग 30 के स्तर से ऊपर थे और कुछ कोबोल्ड तो 77 के स्तर के भी थे। उसे फिर कभी ऐसा अवसर नहीं मिलेगा जहां सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो और उसने सफलतापूर्वक हत्या सूची पूरी कर ली हो। आदित्य ने अपने मन में फायदे और नुकसान का आकलन किया और तय किया कि मृत शरीरों का उपयोग करके नए अधीनस्थ बनाना और उनमें से कुछ पर प्रयोग करके उनकी प्रजाति का कोई बेहतर संस्करण तैयार करना एक समझदारी भरा विकल्प होगा। उसने ओमेगा को बचे हुए हिस्से को न खाने का आदेश दिया और विभिन्न साहसी लोगों पर संश्लेषित दिव्य क्षमता का उपयोग करना शुरू किया। अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए उसने उच्च श्रेणी के मॉन्स्टर कोर का इस्तेमाल किया, जो उसे यशपाल द्वारा काम के लिए अग्रिम के रूप में दिए गए थे। उसके पास और धन भी आ रहा था, इसलिए यह एक सार्थक निवेश था। आदित्य इतना मूर्ख नहीं था कि शवों को यूं ही मिला दे। उसने नमूने चुने उनके पेशे और वर्ग के आधार पर, जैसे शारीरिक हाथापाई वर्ग में शूरवीर और टेम्पलर तथा लंबी दूरी की जादुई शक्ति वाले वर्ग में जादूगर। आधे घंटे के भीतर आदित्य ने सभी शवों को मिला लिया और उसे 6 नए अधीनस्थ मिल गए। 6 आकृतियां, पूरी तरह काले कपड़े, कवच और चोगे पहने हुए, अपने अपने वर्गों के हथियार पकड़े हुए, अब नई शक्ति और विकास कौशल के साथ तैयार थीं। एक गार्जियन नाइट, एक रोग, एक एन्चेंटर, एक प्रीस्ट, एक रेंजर और अंत में एक बरसेकर। ये सभी 2 अलग अलग जॉब क्लास के संयोजन थे और संश्लेषण दिव्य क्षमता के तहत विलय हो गए थे। उन्होंने दोनों क्लास की मूल क्षमताओं और अपनी नवनिर्मित क्लास की अनूठी क्षमताओं को भी विरासत में प्राप्त किया। आदित्य ने इन 6 लोगों को नए नाम दिए। उन्होंने पहले से योजना बनाई थी कि भविष्य में इन्हें और अधिक शक्तिशाली बनाया जाएगा। अब से तुम्हारे नाम हैं ब्लैकवॉल, रोनिन, सेरिल, आर्मिन, ओलिवर और जुग्राम, आदित्य ने कहा। इससे उनकी वफादारी तुरंत 50% बढ़ गई और वे सभी लेवल 40 के थे, क्योंकि दोनों मूल शरीर कम से कम लेवल 30 के थे। इसके बाद आदित्य ने देखा कि ओमेगा उसे आक्रोश भरी नजरों से देख रहा था, मानो वो खुद को उपेक्षित और भुला हुआ महसूस कर रहा हो। आदित्य ने धीरे से डायर वुल्फ के सिर पर थपथपाया और मुस्कुराया। चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए अभी भी अलग योजनाएं हैं। आदित्य ने अपने बगल में पड़े कोबोल्ड्स के शवों को देखते हुए कहा। उसने शैतानी मुस्कान बिखेरी और धीरे से बोला, देखते हैं अगला मुकाबला किससे होता है।